गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। पहले लेसन से है, तो आइए देर न करते हुए देखते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब क्या होता है विद्युत क्षेत्र, समझते हैं इस चीज को। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर एक कैपिटल क्यू आवेश है, इसके पास में एक और आवेश आ गया स्मॉल क्यू। तो आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि जब दो आवेश एक जगह पे आते हैं तो उनके बीच में एक बल लगने लगता है, जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। या तो वो आकर्षण का होता है या फिर प्रतिकर्षण का होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये दो आवेश आए, कूलाम ने ये तो बता दिया, कूलाम ने ये बात बता दी थी कि दो आवेश कहीं पे भी होंगे तो उनके बीच में यहाँ क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। या तो ये आकर्षण का होगा या फिर प्रतिकर्षण का होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये बल आखिर कहां से आया? ऐसा कौन सा कारक है जिसके कारण ये बल लग रहा है? हमको ये समझना है कि ऐसा कौन सा कारक है, वो कौन सा कारक है जिस कारक के कारण ये बल लग रहा है यहाँ पर, ये हमको समझना है। तो वो कारक कौन सा होता है? वही होता है विद्युत क्षेत्र, जिसके कारण ये क्या लगता है, बल यहाँ पर लगता है। अब विद्युत क्षेत्र फिर आखिर है क्या? तो विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश, जैसे कि ये क्या है, आवेश है, इस आवेश के चारों ओर एक क्या उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र। तो आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जब हम किसी अन्य आवेश को लाते हैं, याद रखिएगा, किसी अन्य आवेश को लाते हैं, जब किसी अन्य आवेश को हम लाते हैं, जैसे कि हम लाए Q, तो किसी अन्य आवेश को लाने पर ये जो आवेश होता है ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हुई, फिर से समझ लीजिए। किसी आवेश, ये एक आवेश है, या आवेश का समुदाय भी हो सकता है। समुदाय का मतलब एक से ज्यादा आवेश वहां पे होंगे, तो किसी आवेश या आवेश समुदाय हम कह सकते हैं। ऐसे ही परिभाषा भी आप लिख लेंगे, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। ये क्या है, एक आवेश है, किसी आवेश या अगर एक से ज्यादा आवेश है तो उनको आवेशों का समुदाय कहेंगे। तो किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं, अब जैसे अगर ये विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र को भी प्रकट करने का कोई ना कोई तरीका होगा। तो विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रकट किया जाता है, हम इसकी बात करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र को प्रकट करने के लिए विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र को प्रकट करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, विद्युत बल रेखाओं का। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहली लाइन तो आपको यही क्लियर होनी चाहिए। वैद्युत बल रेखाओं का क्या है, मतलब वैद्युत बल रेखाओं का सीधा सा काम है विद्युत क्षेत्र को प्रकट करना, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना। अब ये होती क्या है, ये समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये आवेश है Q, ये यहां पर एक आवेश है स्मॉल q, ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल। मान लो ये प्लस Q आवेश है, ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ये इसके ऊपर लगाएगा एक बल। याद रखिएगा, इस बल के कारण ये आवेश चलना प्रारंभ कर देगा। ये आवेश क्या करना प्रारंभ कर देगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ये बल अगर ये बल समान है,
दो बातें हैं। अगर ये जो बल है, ये बल कैसा है, समान है, तो ये एक सीधी रेखा में जाएगा। तो ये कैसे चलेगा, सीधी रेखा में। कैसे चलेगा, सीधी रेखा में। याद रखिएगा, ये जो यहाँ बल लग रहा है इस आवेश के कारण इस पर, और तो ये किसके, तो कैसे चलेगा, ये सीधी रेखा में चलेगा। और अगर ये समान है, और अगर ये समान नहीं है, ये वाला जो बल है, ये बल अगर असमान है, ये कैसा है, असमान है, तो फिर ये आवेश सीधी रेखा में ना चल के भिन्न रेखा में चलेगा, वक्र पर चलेगा। कैसे चलेगा, वक्रीय रेखा पर चलेगा, तब ये वक्रीय पथ पे चलेगा। इतना याद रखिएगा, दो बातें होती हैं। जो बल लगता है इस आवेश के ऊपर, ये आवेश या तो सीधी रेखा में चलेगा या वक्रीय पथ पर चलेगा। सीधी रेखा में तब चलेगा जब इस बल का मान समान हो, एक समान हो, तो ये सीधी रेखा में चलेगा। अगर इस बल का मान परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, तो ये सीधी रेखा में ना चलकर कैसे चलेगा, वक्रीय पथ पर चलेगा। तो ये जो हमने देखा कि ये जो धन परीक्षण आवेश हमने लिया था, ये क्या लिया था, धन परीक्षण आवेश। ये धन परीक्षण आवेश, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न है, विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है, एक वक्रीय पथ पर गमन कर रहा है, चल रहा है, गति कर रहा है। और ये वक्रीय पथ कैसा है, काल्पनिक है। इसी वक्रीय पथ को हम क्या कहते हैं, बल रेखा कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, बल रेखा अर्थात वो रेखा जिसके ऊपर बल के कारण आवेश, एकांक धनावेश, एकांक धन परीक्षण आवेश क्या करे, गतिमान हो, उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखा एक ऐसा कारक है, याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखा एक ऐसा कारक है या एक निष्कोण काल्पनिक वक्र है, या फिर क्या है, एक निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश जो कि पृथक्कृत है, अलग है ना, चलने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये सीधी सी परिभाषा है। तो वैद्युत बल रेखा परिभाषा फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश परीक्षण आवेश क्या, जो कि पृथक्कृत है, चलने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब इन वैद्युत बल रेखाओं में भी कुछ क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो अब हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की। वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की बात करेंगे। तो वैद्युत बल रेखा का पहला गुण, वैद्युत बल रेखा का पहला गुण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये सदैव धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये इनका पहला गुण है कि मतलब वैद्युत बल रेखा कहां चलेगी, धनावेश से चलेगी और कहां समाप्त हो जाएगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी। ये इसका पहला गुण है, याद रखिएगा, कहां चलेगी, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी। दूसरा गुण वैद्युत बल रेखा, दूसरा गुण वैद्युत बल रेखा क्या होती है, खुला वक्र होती है। याद रखिएगा, खुला वक्र होती है। क्या होती है, खुला वक्र। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वैद्युत बल रेखा धनावेश से चली और ऋणावेश पर समाप्त हो गई, लेकिन पुनः ऋणावेश से धनावेश पर, पुनः ऋणावेश से धनावेश पर नहीं आएगी। याद रखिएगा, इसलिए ये क्या है, खुला वक्र है, क्योंकि ये ऋणावेश से धनावेश पर फिर से नहीं आती है, इसलिए क्या होती है, खुला वक्र। ये इसका दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण समझ लेते हैं कि वैद्युत बल रेखा का तीसरा गुण क्या है। तीसरा गुण समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो वैद्युत बल रेखा का तीसरा गुण समझते हैं। तीसरा गुण, जैसे कि ये एक वैद्युत बल रेखा है, ये क्या है, वैद्युत बल रेखा। बात समझिएगा, ए बी एक क्या है, वैद्युत बल रेखा है। इसका हमने एक ये बिंदु लिया सी, यहां पर एक हमने ये क्या खींच दी, स्पर्श रेखा। ये क्या खींच दी, स्पर्श रेखा। याद रखिएगा, ये हमने क्या खींची है, स्पर्श रेखा खींची है वैद्युत बल रेखा के एक बिंदु पर, स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा होगी, ये यहाँ पर इस बिंदु पर कहे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। कहे को बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। याद रखिएगा, मतलब
वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये इसका तीसरा गुण हो गया। चौथे गुण की हम बात करते हैं कि चौथा गुण इसका क्या होगा। चौथा गुण समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक समझ लीजिएगा। अलग अलग भी पूछा जाता है, एक में भी पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे कि एक वैद्युत बल रेखा AB है, ये एक वैद्युत बल रेखा क्या है AB, और एक वैद्युत बल रेखा ये हमारी क्या है BC। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी, ये समझना इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है पेपर में कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, यही पूछा जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि क्यों नहीं काटती हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पे काटी, तो हम इस बिंदु पे एक स्पर्श रेखा ये खींचेंगे और एक स्पर्श रेखा ये खींचेंगे। तो स्पर्श रेखाएं हमारी इस बिंदु पर कितनी खींच गई, 2। तो जब दो स्पर्श रेखाएं खींच गई, तो हमने अभी इससे पहले वाले गुण में बताया था कि स्पर्श रेखा क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये, 2 हो गई। मतलब एक ही बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई, 2, जो कि असंभव है। इसलिए कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटनी हैं, क्योंकि ऐसा होने पर एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। ऐसा असंभव है। बात क्लियर हो गई। तो एक गुण आपका ये भी हो गया वैद्युत बल रेखा का, ये दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट था। तो अब इसके बाद हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बाद हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। क्या बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको, अब ये तीव्रता आई कहां से, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे बात समझिए, एक ये आवेश है, इस आवेश के पास एक आवेश यहां पे है, एक आवेश और थोड़ा दूर यहां है, एक आवेश और थोड़ा दूर यहां है। तो इसके ऊपर भी एक बल लगेगा, यहां बल लगेगा, और इसके ऊपर भी एक बल लगेगा। ठीक है, और एक इसके ऊपर भी एक बल लगेगा। ध्यान रखिएगा, सबके ऊपर इस आवेश के कारण यहाँ क्या लगेगा, बल लगेगा, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र में ये सारे आवेश हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये पास में है, ये उससे दूर है, ये और दूर है। तो इसकी दूरी क्या है, कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। तो आपको पता है कूलाम के नियम में आपको बताया गया है, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q1 Q2 बटे R²। मतलब ये देखिए, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी बढ़ने पर ये घट जाएगा। तो यहाँ पर जो बल का मान है वो सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर बल का मान उससे कम होगा, और यहाँ पर बल का मान सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी सबसे ज्यादा है। तो ये बल, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये इसी चीज को बताने के लिए प्रयोग की जाती है कि बल की तीव्रता आवेश पर कितनी है, बल कितना ज्यादा लग रहा है या फिर कम लग रहा है। इस चीज को बताने के लिए जिस कारक का प्रयोग करते हैं वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा कहां से आती है ये समझ लेते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं वेक्टर E से। कैसे लिखते हैं, वेक्टर E से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए वेक्टर E से लिखा जाता है, और इसका फार्मूला होता है वेक्टर F बटे Q0। याद रखिएगा, क्या लिखा है, Q0। तो ये क्या है, बल। अच्छे समझना, ये क्या है, बल, और ये क्या है, परीक्षण आवेश। ये क्या है, परीक्षण आवेश। याद रखिएगा, धन परीक्षण आवेश है। अब इसकी परिभाषा इसी से सीधे से बना दो, एकदम आसान है। इसको, इसका मान कितना ले लो, एकांक परीक्षण आवेश का मान कितना ले लो, एकांक ले लो। कितना ले लो, एकांक। बस यहां से तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर, अच्छे समझिएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को, ये क्या है, वैद्युत बल है, ये क्या है, वैद्युत बल। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर, ये एकांक धन परीक्षण आवेश हो गया, कार्य करने वाले वैद्युत बल को
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकदम आसानी से याद कर सकते हो। मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर, जैसे कि मान लीजिए ये पूरा आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र ई है, विद्युत क्षेत्र ई। यहाँ पर ये हमने एक बिंदु लिया, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 था, तो इसके ऊपर एकांक धन परीक्षण आवेश इसका मान होना चाहिए एकांक। इसके ऊपर कार्य करने वाले कौन से वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, ये है बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। याद रखिएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा पर निर्भर करती है। जितनी वैद्युत बल की दिशा जैसी होगी वैसी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी उस बिंदु पर, याद रखिएगा। ठीक, अब मात्रक मैंने बता ही दिया न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी एक चीज और क्या इंपॉर्टेंट है, विमा। इसकी विमा कितनी होती है, तो विमा पहले ऊपर क्या है, बल, तो बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है mLT-2। याद रखिएगा विमा को कैसे लिखते हैं, बड़े वाले कोष्टक में। तो mLT-2 का है कि बल की विमा हो गई। परीक्षण आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है AT। क्या होती है, AT। तो A ऊपर जाएगा -1 दे देगा, T ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो इसकी विमा हो जाएगी mLA-1 T-3। ये काहे की विमा हो गई आपकी, ये हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। mLT-3 A-1 लिखो या फिर A-1 T-3 लिख दो। तो ये इसका क्या होगा, विमीय सूत्र हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा डेरिवेशन हम करेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको करेंगे सबसे पहले कि देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पर एक बिंदु आवेश मान लिया, एक बिंदु आवेश मान लिया Q। याद रखिएगा हमने क्या माना, बिंदु आवेश Q माना, कहां पर, बिंदु O पर। ठीक, और यहां पर जो माध्यम है वो माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K। परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। इस यहां से इतनी स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित। याद रखिएगा बहुत आसान डेरिवेशन है। बिंदु O पर, याद रखिएगा थ्योरी कितनी आसानी से लिखनी, पहले ये समझ ले, थ्योरी समझते हैं इससे। यहां कौन कौन सी चीजें हैं पहले ये समझ लेते हैं। बिंदु O पर एक बिंदु आवेश, ये कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। याद रखिएगा ये बिंदु आवेश है। और ये क्या है, ये है धन परीक्षण आवेश। याद रखिएगा धन परीक्षण आवेश, ये क्या है, परावैद्युतांक है। तो अब बात समझिएगा हमारी अच्छे से। हम यहां से थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे, आपको रटना कुछ भी नहीं है, यहीं से आप थ्योरी लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे सबसे पहले कि माना बिंदु O पर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में, माना बिंदु O पर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक बिंदु आवेश Q स्थित है, एक बिंदु आवेश Q स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। हम फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, फिर से समझ लीजिए कि माना बिंदु कौन सा, O पर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक बिंदु आवेश कौन सा, Q, एक बिंदु आवेश कौन सा, Q स्थित है, ये बता देंगे। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है, इतना बता देंगे। अब यहाँ आवेश कितने हो गए, तो एक हो गया बिंदु आवेश Q और एक हो गया धन परीक्षण आवेश Q0। तो जहां दो आवेश होते हैं वहां किसका नियम लगता है, कूलाम का। किसका नियम लगता है, कूलाम का। तो यहाँ किसका नियम लगेगा, कूलाम का। तो इस आवेश
बिंदु आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। हम क्या निकालेंगे? बिंदु आवेश वैद्युत बल निकालेंगे। बिंदु आवेश किसके कारण? Q के कारण। किस पर? Q0 पर। तो वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट क्या हो जाएगा? Q0 और बटे क्या हो जाएगा? R²। ये हमारा उस पर लगने वाला क्या आ गया? वैद्युत बल आ गया। अब Q0 को F के बटे में ले आओ, तो F ये Q0 यहाँ नीचे ले आ रहे हैं, तो Q0 आ गया। इधर क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q बटे R²। ये बचा। अब आपने अभी पढ़ा ये समीकरण 1 मान लीजिए, परंतु आपने पढ़ा कि F बटे Q0 अभी थोड़ी देर पहले क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अभी आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये आपने पढ़ा था। तो हम ये क्या कर देंगे? समीकरण कहां से? 1 से। तो समीकरण 1 से कितना आ जाएगा? इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? E। तो ये आ जाएगा तुम्हारा E यहां से, ठीक है। तो E बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट कितना? Q बटे R²। ये आ गया समीकरण 2। अब ये जो हमारा निकल के आया है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहाँ Q क्या है? बिंदु आवेश है। R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है। याद रखिएगा। K क्या है? परावैद्युतांक है। अगर वायु या निर्वात है तो वहां माध्यम क्या है? वायु या निर्वात है, तो K का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वायु या निर्वात के लिए K का मान 1, तो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K हट गया, K का मान 1 रख दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा? Q बटे कितना? R²। अब इसका वेक्टर रूप अगर लिखेंगे, वेक्टर रूप, तो वेक्टर रूप क्या होगा? E के ऊपर वेक्टर लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट यहाँ पर Q बटे R², और साथ में यहाँ क्या करना पड़ेगा? R², जो कि वेक्टर रूप है। ये बात क्लियर हो गई? R² क्या है? एकांक वेक्टर है। R² क्या है? एकांक वेक्टर है। तो सबको हमें लग रहा है क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए, दो आवेश थे, दोनों आवेशों के बीच में हमने इस आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 बटे R²। ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से Q0 को F के बटे में ले आए, तो F बटे Q0 आ गया। इधर क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K बचा, Q बटे R² बचा। अब इसकी हमने परिभाषा लगा दी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो F बटे Q0 बराबर क्या होता है? E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R²। अब K का मान वायु या निर्वात के लिए कितना होता है? 1 होता है, तो हमने 1 रख दिया। ठीक, तो जब 1 रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा Q बटे R²। इसका वेक्टर रूप लिखेंगे, तो वेक्टर रूप में इसके ऊपर क्या लग जाएगा? सदिश राशि ये है, तो सदिश लग जाएगा, उधर एकांक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, R² क्या है? एकांक वेक्टर है। तो ये किसके कारण व्यंजक हमने निकाला है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक बार फिर से आप इसको कई बार पढ़ेंगे, आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। अब बस एक और परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं हाजिर होगा। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? बात समझिएगा। स्पेस, ये एक -Q आवेश है, कहां पर? बिंदु A पर, और इससे कितनी 2L दूरी हमने ले ली, और ये यहाँ पर एक क्या है? +Q आवेश है बिंदु P पर। ठीक, तो ये जो निकाय है, ये क्या है? निकाय। ठीक है, निकाय इसको क्यों कह रहे हैं बताते हैं। निकाय, इस निकाय को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव इसको क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक निकाय है जो कि दो बराबर परिमाण वाले, देखिए क्यू क्यू दोनों लिखे हैं तो परिमाण बराबर है, दो बराबर परिमाण वाले परंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्प होती है, बहुत कम होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, फिर से समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण इसके वैद्युत द्विध्रुव के क्या उदाहरण देख लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण कौन कौन सा है, HCl। HCl क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्डिंग करता है तो ये होता है H+ बॉन्ड Cl-, ठीक है। तो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। देखिए दो विपरीत प्रकृति वाले आवेश परिमाण में जो बराबर है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो ये भी क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अमोनिया भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। H2O क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। CH4 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। CH4 मीथेन आप जानते हो, जल। H2O ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। अब एक चीज और पढ़ेंगे बस, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आघूर्ण। एक वर्ड और बढ़ गया बस, आघूर्ण। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं जो अभी हमने बनाया। तो देखिए ये -q आवेश बिंदु A पर, इससे कितनी 2l दूरी पर, ये +q आवेश, ठीक है, कहां, बिंदु B पर। ठीक, अगर इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया जाए, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इससे क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो यही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको P से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P से, याद रखिएगा। तो परिभाषा क्या हुई, दोनों आवेशों में से, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण लेना है, दिशा नहीं, याद रखिएगा, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक है कूलाम और इसका मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। इसकी दिशा क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, याद रखिएगा। अक्ष के अनुदिश, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश मतलब दिशा में, और किधर से, माइनस आवेश से धनावेश की ओर, याद रखिएगा, ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होती है। तो इतना आप लोग कई बार वीडियो को देखकर समझें। इसकी PDF भी मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।